हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इम्परफेक्ट सर पे, जहाँ पे आज हम लोग मिले सॉल्यूशंस के अपने आखिरी लेक्चर के लिए, जहाँ पे आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को पूरा खत्म कर देने वाले हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने तनु सर से पढ़ लिया होगा कि चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी। लास्ट के दो चीज बच गई है जो मैंने शुरू यानी पार्ट 1 में लिख दिया था साइड साइड में, क्या चीजें लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज थी तुम्हारी वेंट ऑफ वेक्टर और दूसरा तुम्हारा हेनरीज लॉ। तो इन दोनों को आज हम लोग इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो चलो फिर वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा वेंट ऑफ वेक्टर। देखो इसको पढ़ते हैं वेंट वॉफ वेक्टर। वेंट ऑफ वेक्टर या वेंट वॉफ वेक्टर से पढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनो, वेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। ये बहुत से बच्चों को सुना था कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, वेंट ऑफ, बहुत लोग सुनते हैं इसे पढ़ते हॉफ है बट इसे बोलते हैं, इसे लिखते वॉफ है। इसे पढ़ते हॉफ है बट इसे लिखते वॉफ है। वेंट वॉफ वेक्टर जो भी है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से, आई की मदद से डिनोट करते हैं। एंड आई की जो वैल्यू, आई का मतलब वेंट ऑफ वेक्टर की जो होता है वैल्यू, इसे हम लोग बोलते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन और अपॉन या और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसे बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ, ये एक रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएशन आप यानी पहले और बिफोर के बीच का, ये तुम्हारा रेशियो होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर एसोसिएशन को हम लोग N2 कहते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं N1, ठीक है। और जो I यानी वेंट ऑफ वेक्टर इक्वल टू होता है N2 आफ्टर एसोसिएशन स्लैश डिसोसिएशन अपॉन N1 आफ्टर एसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन। ऐसे अगर आप फॉर्मूला लिख दो आपको समझ में नहीं आया क्या लिख रहा हूं मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखो एग्जांपल देते हैं पहले। तो अगर मैं पे लिखता हूं NaCl आप सभी लोगों को पता है कैसे टूटता है, Na प्लस Cl माइनस में। यहाँ पे Cl का 1 मोल है, N का 1 मोल है, यानी नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, ये यहाँ पे रिएक्शन के बाद एसोसिएशन, यहाँ पे कितने मोल है, 1 और एक 2 है। यानी यहाँ पे जो I की वैल्यू होगी तुम्हारी, I इक्वल टू 2 बिफोर डिसोसिएशन, यहाँ पे कितना NaCl का मोल है, 1, यानी 2 अपॉन 1, यानी I की यहाँ पे वैल्यू देगी 2, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अब इससे पहले नोट करो, फिर हम यहाँ पे बहुत से कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगी वेंट ऑफ वेक्टर होता क्या है। जल्दी यहाँ पे नोट कर लो। एक तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया NaCl का, एक और एग्जांपल आप उठाते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले, चलो CuSO4 का। CuSO4 कॉपर सल्फेट कैसे टूटता है, ये तुम्हारा टूटता है Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। चार्ज को हम लोग नहीं देखना होता, मैं इसका मोल्स को देखना होता है। Cu का यहाँ पे कितना मोल है, 1, SO4 कितना मोल है, 1, यहाँ पे CuSO4 कितना मोल है, 1, इसका I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1 इक्वल टू 2। बोलो बोलो बोलो। अगर एक और ले ले तीसरा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड जो भी बोलते हैं इसे क्या तोड़ेंगे, Cu2 प्लस Cl माइनस होता है और अगर बैलेंस करना है तो 2 लगा दो। यहाँ पे Cl कितने माइनस, कितने मोल से 2, यहाँ पे 1 यानी 3 हो गए, और यहाँ पे कितना है 1, यानी यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन के बाद यानी 2 + 1 यानी 3, और बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन यानी 1 इक्वल टू 3। बोलो बोलो, ठीक है। एक और इस ये वाला जरा आप बताओ कि अगर मुझे KCl करना हो तो कैसे करेंगे, KCl का बताओ जरा कमेंट में। KCl का कैसे जाएगा, पता है K प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। K का 1 मोल, Cl का 1 मोल और यहाँ इसका 1 मोल इक्वल टू किस हो जाएगा, I इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2। क्या है इसमें, एक और देख लें, एक और उठा लू तो ठीक है। एक है तुम्हारा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये कैसे टूटता है, ये तुम्हारा पहले था K प्लस में टूटता है, बैलेंस करना है 2 लगा दो, प्लस SO4 2 माइनस में टूटता है ये, और SO4 तो एक ही था, ठीक है। यहाँ पे SO4 का 1 मोल है, यहाँ पे इसका 1 मोल है,
ये क्या बन जाएगा टूट के, आई इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 3। बोलो, इतना ही आसान है भाई। ये तो मैं निकालना आई की वैल्यू बस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ लिख दूं, उसका आप निकाल के जरा मुझे दिखाओ करके, कुछ दिखाओ जरा करके आप लोग मुझे। मैं पहले लिख देता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, इसे आप लोग करो जरा सॉल्व, एंड देखे जरा कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। अगर आपने सातों के साथ सॉल्व कर दिया ना, यानी आपका वेंट ऑफ वेक्टर जो पूरा क्लियर हो चुका अच्छे से एकदम, ठीक है। पॉज करके सॉल्व करो, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो पहला है Na2CO3। Na तुम्हारा पता है किसमें टूटता है, Na प्लस में टूटता है, बैलेंस करने के नाम पे 2 लगा दो। प्लस में होता है CO3 2 माइनस में टूटता है, ये है ना। इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, इसका यहाँ पे 1 मोल है, यानी इसका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू 2 + 1 3/1 इक्वल टू 3, ठीक है। इसे थोड़ा भी रेस्ट पे रखते हैं, इस पे आते चलो। देखो इस वाले पे, ये है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। ये कैसे टूटता है, ये तुम्हारा टूटता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये एक ऐसा कंपाउंड है तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वाटर के साथ, ये सिर्फ रिएक्शन होती है तुम्हारी वाटर के साथ होती है। वाटर के साथ रिएक्ट होने पे तुम्हारा H प्लस आयन को देता है बस, और ऐसा कोई रिएक्शन नहीं मेरे भी तुम्हें जो देता हुआ H प्लस आयन को। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसी रिएक्शन है, इसे तुम लोग एक्सेप्शन कह सकते हो, इसे तुम लोग याद कर सकते हो कि यही देखो सीबीएसई वाले वही पूछते हैं, जो चीज तुम्हारे लिए मुश्किल होती है और जो चीज बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होती है उस चीज को सीबीएसई वाले लोग पूछते हैं। उनमें से एक ये चीज है, H प्लस आयन में कौन सा एक देता है, जिसे बोलते हैं लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4A, ये कैसे टूटेगा, ये तुम्हारा टूटेगा A/4 में। इस वाली रिएक्शन को, ये तुम्हें ये तीनों की तीनों रिएक्शन को याद करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग 4 है तो इसे बोलते हैं टेट्रामराइजेशन। क्या बोलते हैं, टेट्रामराइजेशन। ऐसी ये 8 है तो ये 1 की पावर 8 हो जाएगा, इसे बोलते हैं ऑक्टामराइजेशन। ऐसी और ये 2 है तो ये पता है 1 की पावर 2 में टूटेगा। और बताओ इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डायमराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी जो आई की वैल्यू होगी ना, इन तीनों के अंदर चेंज हो जाएगा बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पे कितना है मोल, 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 4 मोल है, यहाँ पे 8 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी तीनों में, आई की वैल्यू तीनों में क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। पहले क्या है 1 में क्या है 4, 1 में 4 इसका आंसर है। इसका क्या है 1, यहाँ पे 8 है, 1/8 इसका आंसर है, 1/2 इसका आंसर है, ठीक है भाई। देखो सुनो, ये 7 में से तुमने 5 कर लिए हो, तुम बता दिए मैंने। अब बचा हुआ है ये दोनों, अब ये दोनों बचा हुआ है, पहला तुम्हारा ग्लूकोज, दूसरा तुम्हारा सुक्रोज। अब ये कैसे टूटता है भाई, ये दोनों भी याद रखना, ये दोनों भी क्या है, एक्सेप्शन है, ये भी पूछता है सीरियसली बहुत ज्यादा। अगर इसे तुम लोग वेंट वेक्टर में तोड़ोगे, ये तुम्हारा सिंपली वही आ जाएगा C6H12O6, कुछ नहीं होगा। इसका भी क्या हो जाएगा C12H22O11, ये भी सेम में टूट जाएगा। इसमें भी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1, और इसमें भी आई की वैल्यू 1/1 इक्वल टू 1। ये दोनों भी बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, सुक्रोज और ग्लूकोज, ये दोनों एक्सेप्शन है भाई। इसे तुम्हारा जो है वेंट वेक्टर कंप्लीट होता है। और हाँ सुनो, ये जो वेंट वेक्टर है तुम्हारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर यूज होता है। देखो ये 3 मेन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर यूज होता है। पहला होता है तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। जो भी फॉर्मूला तुम्हें तनुज सर ने बताया, कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला उसके अंदर उसे बस मल्टीप्लाई कर देना आई से, उसकी बस जो भी होगा आई की वैल्यू उससे बस आगे मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ नहीं करना उसके अंदर, और कोई फॉर्मूला कोई छेड़खानी नहीं करनी, बस आई से मल्टीप्लाई कर देना। जो RLP है उसमें कोई जरूरत, उसमें कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है, बस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके अंदर बस तो आई से बस आगे मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है हेनरीज लॉ, उसके ऊपर जरा बढ़ते हैं। चलो इतना नोट चलो। तो अब हम लोगों ने वेंट हॉफ वेक्टर पूरा पढ़ लिया अच्छे से। हाँ तो हम लोगों ने वेंट हॉफ वेक्टर को एकदम अच्छे से पढ़ लिया था, लगी रहा। हाँ तो हम लोगों ने वेंट हॉफ वेक्टर अच्छे से पढ़ लिया था। अब हमारा चैप्टर की आखिरी चीज बची हुई जिसका नाम है हेनरीज लॉ। इसके बाद जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है सॉल्यूशंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक और चीज बचेगी शायद, हाँ हेनरीज लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ, उसके लिए तरह से एक शॉर्ट डालेंगे, उसमें समझा देंगे वो। और इसके बाद देखते हैं एक और वीडियो आते हैं इस चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन कराते हैं इस चैप्टर से, जिससे चैप्टर को अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो चलो फिर हेनरीज लॉ को स्टार्ट करते हैं। देखो हेनरीज लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ ये स्टेट करता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर, अब भाई ये मत पूछना पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, तनु सर ने बताया नहीं है, इतना तो भरोसा करते हो यार तुम उसके ऊपर, तुम्हें यही नहीं आता होगा तो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये तो स्टेटमेंट थी। देखो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जाई पढ़ते से, बहुत लोग काई बोलते हैं, जाई पढ़ते से, जाई ऑफ गैस, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आता है, सबको पता है। तो मैंने क्या बोला, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ऑफ गैस, यानी जाई ऑफ गैस होता है। अब हम लोग क्लास 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है कांस्टेंट जरूर से आता है, और वो कांस्टेंट होता है तुम्हारा KH जाई गैस, ठीक है। और ये KH क्या है, ये तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं, हेनरीज यानी KH कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि तुम्हारी ये होता है ना, ये इट हैज, इसकी कोई एक लिमिट नहीं होती, मैं लिख के आ रहा हूं, हटो। पहला तो इसकी जरा प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करें यार, हेनरीज कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज पहली होती है कि इसकी जो यूनिट्स होती है ना अलग अलग होती है, यानी इसकी यूनिट कोई सिंगल नहीं होती है, यानी कभी कभी इसकी एक यूनिट होती है, आपने जो देखा होगा MMHG लिख के इसे पढ़ते हैं, MMHG होती है। और इसकी जो दूसरी यूनिट होती है ना, ये तो चलो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी MCQ हमारा पूछता है। हेनरीज जो कांस्टेंट होता है ये तुम्हारा डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के ऊपर। ये क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यानी तुम्हें देखिए ये फॉर्मूला याद रखना है कि P ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू जाई ऑफ गैस। ये चीज तुम्हारी हेनरीज कांस्टेंट यानी हेनरीज लॉ के साथ इसी का खत्म होता है तुम्हारा। जाने से पहले इसका ग्राफ भी देख लो कैसा होता है हेनरीज लॉ का, ये भी पूछ देता है कौन सा ग्राफ कौन सा शो कर रहा है हेनरीज लॉ को। ये x ले लेते हैं, इसे m ले लेते हैं, ग्राफ इसका ऐसे जाता है, थोड़ा सा इसका ऊपर यहाँ से स्ट्रेट हो जाता है पूरा सा ग्राफ, इसको बोलते हैं हम लोग x, इसे c बोलते हैं। और इसका जो स्लोप होता है इसका ये वाला स्लोप, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो स्लोप निकालना आता होगा, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, उसका स्लोप जो होता है वो इक्वल टू होता है mx प्लस c, ठीक है। ग्राफ कैसा होता है, बस ओरिजिन से हल्का सा ऊपर थोड़ा सा ऊपर होता है, वहां से इसका स्पीड होती है, यानी जो x जो होता है वो एकदम यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी तुम्हारा हेनरी लॉ खत्म होता है। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप लोग। मैं तो स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन चैनल साइंस बोलता है परफेक्ट सर पे। यार एक ही वीडियो में बार बार अपना प्रमोशन करना अच्छा लगता है मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है। तो आदित्य सर ने जैसा आपको बता तो दिया है कि ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, लेकिन एक छोटी सी चीज बची है जो बहुत बार पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, विच इज एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी कि हेनरीज लॉ आपका कहां कहां लगता है। जैसे कि आपने रोल्स लॉ, जब मैंने आपको राउट्स लॉ रूट्स लॉ जो भी आप बोलना चाहो उसके बारे में ही बताया था, नहीं बताया कोई नहीं ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में क्या क्या आएगा कि हेनरीज लॉ कहां कहां लगता है। देखो 3 एप्लीकेशंस मेन होती है, ठीक है। अगर आप ये 3 भी लिख देते हो ना, अगर 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आया, ये 3 एप्लीकेशंस आप मेरे फॉर्मेट में भी लिख देते हो तो भी काफी है। वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन ये 3 बहुत ही मेन होती हैं। देखो पहली एप्लीकेशन होती है, आपने देखा होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक कोई लेकर आते हो, जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसमें से एक जैसे खोलते एक आवाज आती है, इसमें से एक आवाज आती है, हाँ ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है पानी है इसलिए आवाज नहीं आ रही, ठीक है। जब भी आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हो तो उसमें से एक आवाज आती है, वो क्यों आती है, वो हेनरीज लॉ की वजह से ही आती है, हेनरीज लॉ की वजह से ही आती है। देखो अगर मैं बड़ा चौड़ा लिखूं तो इन कोल्ड ड्रिंक्स, या तो फिर वीडियो पॉज करके मैं लिखता हूं फिर दिखाता हूं। तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप अब मैं बताता हूं कि हेनरीज लॉ क्यों लगता है। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हो तो उसमें से एक
आवाज आपको आती होगी, ठीक है। मैंने अभी आपको बॉटल का भी एग्जांपल दिया, उसमें कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, है गरीब है हम, कोई नहीं, ठीक है। तो अगर उसके बारे में हमें लिखना हो तो हम लिखते हैं टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। देखो होता क्या है, अगर हाई प्रेशर के अंदर उसे सील करेंगे तो मैंने आपको बताया, मतलब रंजन सर ने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता है, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो उसकी वायबिलिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि सोडा वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स आपकी ज्यादा टाइम तक चल सके, उसके लिए उसको अंडर हाई प्रेशर कराया जाता है और वो हेनरीज लॉ का एक एप्लीकेशन बन जाता है। दूसरा है आपका फॉर स्कूबा ड्राइवर्स। देखो इसकी बहुत लंबी चौड़ी आपकी वो होती है, ठीक है, लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने इसे छोटे में लिख दिया है। स्कूबा ड्राइवर्स के लिए कैसे, देखो जब वो नीचे जाते रहते हैं और एकदम से ऊपर आते हैं, तो इस उतार चढ़ाव में उनका जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का प्रेशर, वो बढ़ता घटता है, ठीक है। उसकी वजह से एक मेडिकल कंडीशन से वो लोग सफर करते हैं, विच इज बैंड्स। देखो बैंड्स क्या होता है, बैंड्स होता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड एंड ब्लीडिंग ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। बैंड्स अगर आपसे कोई पूछे कि बैंड्स क्या होता है, ठीक है, तो बायो वालों को तो पता ही होना चाहिए बैंड्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, ये चीज बायो वालों को पता होनी चाहिए। बैंड्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड एंड ब्लॉकिंग ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। बायो वालों ये पता होनी चाहिए आप लोगों को, आप लोगों के लिए बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो बैंड्स से सफर ना करें स्कूबा ड्राइवर्स, इसलिए उनका भी सेम प्रेशर बढ़ा दिया जाता है जो उनके नाइट्रोजन मतलब ऑक्सीजन गैस वो लोग लेके जाते हैं, ठीक है। उसका रेशियो भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो हीलियम, तीन चीजें होती हैं उसमें, हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हीलियम जो होता है वो आपका 11.6% 11.6% या 7% ऐसे ही होता है, ठीक है। 56.2% आपका होता है नाइट्रोजन, ठीक है, और 32.1% आपका होता है ऑक्सीजन। सिंपल सी बात। अब यही चीज आपकी सेम हाई एल्टीट्यूड्स में जो क्लाइंबर्स सफर करते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पे या किसी लंबी चोटी पे जब कोई चढ़ने जा रहा होता है, तो उसके जो ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर्स उसे दिए जाते हैं, तो उसमें भी यही होता है, उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है ताकि ऑक्सीजन से वो मतलब ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन, मेजर एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर पसंद आया हो तो बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। और अब ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हाँ मैं जानता हूं कि इसके भी चैप्टर बचे हैं और इनऑर्गेनिक के, लेकिन अब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। तो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।